हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी किस तरह से सेल क्या होता है, सेल जो है किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस तरह से उसको सर्किट में जोड़ते हैं और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ में मीटर ब्रिज ये दो पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका फिर दो डिवाइसेज और बचती हैं, पोटेंशियोमीटर और कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लास्ट 15 ईयर के जो भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं कराऊंगा, ठीक है। और एक लास्ट 15 ईयर का एक वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लास्ट 15 ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है उसकी ज़रूरत है तो लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस मैं एक ये तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल चलता रहेगा, उसके साथ एक सिर्फ न्यूमेरिकल का वीडियो होगा जिसमें हालांकि अब इसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूँगा करंट के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। बेसिकली ये होता क्या, ये 4 रेजिस्टेंसेस या आप कह सकते हैं 5 रेजिस्टेंसेस का एक बंच होता है, ठीक है, गुच्छा होता है 5 रेजिस्टेंसेस का, और इसको क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन, तो उनके नाम पे ही उन्होंने इस ब्रिज को डिज़ाइन किया था। ब्रिज का मतलब होता है लिंक करना, जोड़ना। तो 4 रेजिस्टेंसेस को इन्होंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ज्वाइन कर दिया। देखिए कैसा फिगर, देखिए इसको, ये आपका चार रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 और ये आपका 4। ये मान लीजिए आपका R1, ये R2, ये R3 और ये आपका R4, ठीक। इस डायगोनल में हमने बैटरी और की अटैच कर दिया, बैटरी और की यहाँ से, और दूसरे डायगोनल जो ये वाला डायगोनल है इसमें गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस से कटे, मान लीजिए R5 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक। तो कैसे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें 4 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ज्वाइन कर देते हैं और एक डायगोनल में बैटरी और की अटैच कर देते हैं, मान लीजिए आपका 20 वोल्ट की बैटरी, और दूसरे डायगोनल में रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, ठीक है। इस दो रेजिस्टेंस को R1 और R2 इसको कहते हैं रेशियो आर्म्स, R1 एंड R2 इसको क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म्स, रेशियो आर्म्स, और ये आपका नोन होता है बेसिकली, ठीक है। R3 को हम लोग कहते हैं नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और R4 जो होता है ये होता है, सॉरी ये नोन है, R4 क्या होता है आपका अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। और R3 आपका बेसिकली लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे जो वैल्यूज़ आप सर्किट में रेजिस्टेंस अटैच करते हैं वो आपको नोन होता है। तो ये नोन रेजिस्टेंस हो गया, R4 अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अब इस R3 रेजिस्टेंस को R1 और R2 का रेशियो आपको पता हो, R3 की वैल्यू को इस तरह से चेंज करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने A कह दिया, इस पॉइंट को B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, ठीक। तो R3 को इस तरह से चेंज करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस सिचुएशन में है, ठीक। अगर इसमें करंट नहीं आ रही है तो यह आप रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो R3 को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि R5 में, या आप कह सकते हैं R5 में कह सकते हैं, या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे, तो ब्रिज आपका बैलेंस सिचुएशन होगा। और बैलेंस सिचुएशन में अगर ब्रिज है तो आपने पढ़ा होगा ये कंडीशन R1/R2
इज इक्वल टू R3/R4। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका डेरिवेशन आपको बताते हैं दो तरीके से, एक तो ओम्स लॉ से, दूसरा किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिजाइन कैसे कैसे। अब इसको मान लीजिए इस पॉइंट का V वोल्ट की सपोज करिए आपने ये बैटरी अटैच करी, तो इस A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इसका पोटेंशियल हो गया 0। ठीक, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, चलिए इस पॉइंट का B का पोटेंशियल मान लेते हैं हम X। चूँकि इसमें करंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, ये D पॉइंट यहाँ है, इसका भी पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा X। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता तो इस R5 में भी आपको पहले बता चुका हूँ, अगर किसी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें करंट फ्लो करेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। पहले ही आपको बताया गया कि R3 को इस तरह से एडजस्ट किया कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो। तो यहाँ का अगर X है पोटेंशियल तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए अब देखिए ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये V और X पोटेंशियल के बीच में है, ये है X और 0 में, ये है X और 0 में, और ये है V और X में। ठीक है, तो इसमें अगर आप ओम्स लॉ लगाइए तो क्या आएगा, V माइनस X, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इक्वल टू IR होता है। मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है I2, ये टोटल करंट आपका I। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसमें बेटा, I1 इंटू R1 इक्वल टू, इसी तरह से इसमें क्या आ जाएगा, I2 इंटू R3, I2 इंटू R3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें अप्लाई कर लीजिए X और 0 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, X माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू होता है IR। तो इसमें करंट देखिए, अगर ये I1 करंट जा रही है तो चूंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रही तो टोटल करंट किधर जाएगी, इधर आएगी आपकी, तो इसमें भी करंट I1 आ रही है, और इसमें कितनी जाएगी I2, और यहाँ पे है आपका I1, तो ये आपका हो जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। ये इक्वेशन 2 हो गया। एट बैलेंस सिचुएशन, इसको कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। जरूरी नहीं कि बैलेंस हो, अगर अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको उस पर ही बताऊंगा अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल अगर बैलेंस है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, और वहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो देखो I1/I1 कैंसिल है, I2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये आपकी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अगर यह R1 मतलब यह रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ से R1/R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R3/R2। तो अगर ऐसा है तो इस वाले रेजिस्टेंस में, पाँचवें रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़, अच्छा इसको आप चाहे तो किरचॉफ्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। एक आप लूप ये ले लीजिए ABDA, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए, और फिर इसमें लगा लीजिए BCDB, दोनों इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए इसको भी बता देता हूँ आपको किरचॉफ्स रूल से। देखिए किरचॉफ्स रूल आपको बता चुका हूँ किस तरह से अप्लाई करना होता है। पहला लूप मान लीजिए आपने ले लिया, इन लूप ABDA, देखिए A से B चलिए, तो करंट I1 रेजिस्टेंस R1, तो क्या आ जाएगा आपका -I1 R1। यहाँ से यहाँ गए तो कुछ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ आए तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस I2 R3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। या इसको आप ले सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R3, ये पहला इक्वेशन। सेकेंड लूप, इन लूप सेकेंड लूप लीजिए BCDB, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें करंट कितनी आ रही है, I1, तो I1 R2 प्लस I2 R4 इक्वल टू हो गया 0। या आप इसको ले सकते हैं I1 R2 इक्वल टू I2 R4, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा,
ये R1/R2 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ देखिए ये कैंसिल, R3/R4, ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, R1/R4 इक्वल टू R2/R3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर 5 रेजिस्टेंस कहीं पे भी दिखे तो आपको सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए किस पे, वीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है। तो आप ये चेक करिए कि अगर इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल है तो यह 5वें रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी और यह रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं है। ये आपका चूँकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसका 0, क्योंकि ये आपका इसका और इसका पोटेंशियल हो जाएगा बराबर, तो उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। तो 5वां रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं होगा सर्किट में, और इसका इक्विवेलेंट निकालना है फिर। अब यहाँ से देखिए R4 अगर निकालना है तो R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2/R3/R1। बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका वीटस्टोन ब्रिज, और ये इसकी बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अनबैलेंस्ड पे क्वेश्चन करने के लिए अलग से तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए इस पे सवाल करते हैं 4-5, तब आगे बढ़ते हैं। ये प्रूविंग बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, वीटस्टोन ब्रिज ये मैंने क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में बनाया था, जनरली किताबों में ऐसा बनाया गया होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ। इसको देखिए, ये हो गया, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे एक 5वां रेजिस्टेंस यहाँ पर अटैच कर दूँ, R5 हो गया, या R1 हो गया, या R2 हो गया, ये R3 हो गया, या R4 हो गया, और यहाँ पे बैटरी आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक। ये देखिए, ये तो कनेक्टिंग वायर है ना। आप चाहें तो इसको अपने फिगर को समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट को तिरछा ऐसे ले आके जोड़ दीजिए, ये यूँ, तो बात एक ही हुई। और इसी तरह से इसको भी आप जोड़ सकते हैं, देखिए हो तो गया क्वाड्रिलेटरल। तो एक डायगोनल से ये बैटरी जुड़ी है और दूसरे डायगोनल में क्या जुड़ा हुआ है, पाँचवा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ R5। तो अगर ये R1 इंटू R4 इक्वल टू क्या है, R2 इंटू R3, तो यह रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो फिगर ऐसे ही बना हुआ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में ही आएगा। चलो बेटा, इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए एक रजिस्टर है 5 ओम का, ठीक, इसमें रजिस्टर है, यहाँ आपका रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक यहाँ पे है। इसको मान लीजिए हम ले रहे हैं 6, और इसको ले रहे हैं 3, और 6 और 3 18, और यहाँ मान लीजिए 9 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करेंट, फाइंड, ये 10 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, फाइंड द करेंट इन, फाइंड द करेंट इन, किस में पूछा है, 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट पूछा जा रहा है, इन 5 ओम रजिस्टर। हाँ समझ में आ गई। अब आपको देखिए 6 इंटू 3 18, 9 और 2 18, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी होगी, 0। मैक्सिमम बच्चा यही जवाब देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये वीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। आपको वीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या सिखाया था, 4 रेजिस्टेंसेस, क्वाड्रिलेटरल तो है बना हुआ है, और ये जिस डायगोनल में आपका 5वां रेजिस्टेंस होगा, इस वाले में अगर हम जोड़ दें, देखिए दूसरा डायगोनल ये खाली है, एक डायगोनल में क्या होना चाहिए, 5वां रेजिस्टेंस, और दूसरे डायगोनल में क्या होना चाहिए, आपका बैटरी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सीधा सीधा आपका सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच है, देखिए यहाँ, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब इसमें करंट आपसे पूछा जाए तो ये वीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तब होगा अगर इस डायगोनल में हम 10 वोल्ट अटैच कर दें, तब आपका इसमें करंट क्या हो जाएगी, 0। वीटस्टोन नहीं है तो सीधे सीधे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ, 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम में पूछा जा रहा है, तो ये कैंसिल होकर आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। बात समझ में आ गई। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा वीटस्टोन ब्रिज में
एक डायगोनल में 5वां रेजिस्टेंस होगा और दूसरे डायगोनल में क्या होगी, बैटरी। और अगर ये कंडीशन 6 × 3 18, 9 × 2 18 ये बराबर है, तब वो वीटस्टोन ब्रिज होगा और बैलेंस होगा। उस केस में इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, बट ये वीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। पता चला जल्दबाजी में टिक कर दिया कि हाँ 0, और एक ऑप्शन आपको 0 भी दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये है एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। ये है 2 ओम, ठीक है, ये 4 है, ये 8 है, और एक रजिस्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ऐसे। ये मान लीजिए आपका 4 ओम है और ये भी आपका 4 ओम है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। ये अब इसको ध्यान से अगर देखें आप तो 1 2 3 4 और 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए क्या ये वीटस्टोन ब्रिज बन सकता है? अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं x मान लूँ, ठीक है, तो इसका कुछ अलग होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर बीच में लगा। अगर ये रजिस्टर नहीं होता, कनेक्टिंग वायर होता, तो हम इसको x मान सकते हैं, मान लीजिए इसको y। अब इसको चेंज करिए, कितने पोटेंशियल हो गए, a कितने पॉइंट, a x y और b। सपोज कर लीजिए ये आपका a है और ये पॉइंट b है, और यहाँ कर लीजिए आप x, यहाँ कर लीजिए y, ये चारों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये रजिस्टर किसके किसके बीच में है, a और y के बीच में। तो a और y के बीच में एक रजिस्टर ड्रॉ करिए, ऐसे एक हो गया। ये रजिस्टर a और x के बीच में, इसको काट दीजिए अब, a और x लिखते चलिए। 2 ओम है a और x के बीच में, और a और y वाला कितना है, 4 ओम। यह रजिस्टर x और y में 4 ओम, तो x और y में ड्रॉ कर दीजिए 4 ओम, ये भी ख़त्म। यह x और देखिए किसके बीच में अटैच है, b के बीच में, तो ये आप x और b में अटैच कर लीजिए। ये आपका कितना है बेटा, 4 ओम, ये भी कैंसिल करिए। अब यह y और b के बीच में है 8 ओम, ये वाला, तो y और b में अटैच करिए, ये हो गया 8 ओम। अब देखिए ये आपका यहाँ पे a और b के बीच में पूछा जा रहा है आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपसे क्या पूछा गया था इसमें, RAB। हाँ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ 8 × 2 16, 4 × 4 16, तो इस वाले में कोई भी करंट जाएगी नहीं, इसका मतलब यह रेजिस्टेंस कैंसिल करिए। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना देखिए आसान हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है, ये और ये सीरीज में, फिर इनका रिजल्टेंट आपस में किस में है, पैरेलल में। तो ये हो गया 4 और 2 6 ऊपर वाला, और ये कितना हो गया 8 और 4 12, तो 6 और 12 आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 6 × 12 / 6 + 12, 12 × 6 = 72 और 18 4 आ गया आपका। तो ये 4 ओम आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं जब पैरेलल में होता है, R1 R2 / R1 + R2। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया वीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कुछ इस तरह से है क्वेश्चन। ये एक रजिस्टर, 2, तीसरा रजिस्टर यहाँ है अटैच्ड, एक पॉइंट यहाँ से अटैच्ड है, एक रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे भी है, एक रजिस्टर यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक रजिस्टर यहाँ पे, ठीक। इसकी वैल्यूज़ आपको दे रखी है 6 ओम, 3 ओम, यह पॉइंट है आपका A, यह पॉइंट है B आपका, ठीक। ये आपका 4 है, ये आपका 12 है, और ये आपका 4 ओम है, यहाँ आपका 6 ओम, और यहाँ पे आपका 2 ओम दे रखा है, ठीक। ये 3 ओम है, ये 4 ओम, ये 12 ओम। आपसे पूछा जा रहा है कि R इक्विवेलेंट बताइए।
आर ए बी के अलाउंग आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का बी है, तो यहाँ तो कुछ और होगा। अगर इस पॉइंट को मैं x मान लूँ तो ये भी क्या होगा बेटा, ये देखिए कनेक्टिंग वायर है ये, तो x। ये अगर मैं y मान लूँ यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा y। अब सारे रेजिस्टेंस देखिए, ये x और b में अटैच्ड है, ये x और a में, ये a और x में, ये a और y में, ये इसमें। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाइए आप पहले, a b x और y। देखिए यहाँ कर लीजिए आप a, यहाँ कर लीजिए आप b, यहाँ करिए आप x और इधर कर लीजिए आप y। अब देखिए कौन कौन सा कहाँ पे अटैच्ड है। a और x के बीच में ये 6 है और a x के बीच में 3 है, तो ये आपका हो गया 6 और एक रेजिस्टेंस और है 3 का। a और x के बीच में 2 हैं आपस में, तो ये ऐसे बन गए। या थोड़ा सा फिगर और सही कर लीजिए, ठीक, ये 3 ओम हो गया आपका। तो ये आपका हो गया और ये हो गया। हटाते चलिए इसको, नहीं तो पता चला कि बाद में दिक्कत होगी। ए और वाई के बीच में 2 ओम का रजिस्टर है, ये हो गया 2 ओम। इसको भी काटिए। अब यहाँ देखिए बी और वाई के बीच में और बी और वाई में 12 और 6 है, तो बी और वाई में ड्रॉ करिए। और दूसरा एक और है इसके साथ, ये हो गया आप मान लीजिए 12 ओम और ये हो गया 6 ओम। ठीक, ये हो गया आपका। अब x और y के बीच में देखिए 4 ओम है आपका, एक रजिस्टर यहाँ पे है, ये 4 ओम, ये ख़त्म। और कौन सा बचा ये, x और b के बीच में, ये कितना है 4 ओम। ये देखिए ये आपका हो गया 4। अब आपका आप समझें, अगर यहाँ पे हम एक वर्चुअल बैटरी लगा दें तो ये फिगर है, ये वी टेस्टन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए पहले इसका इक्विवेलेंट 6 और 12 का क्या हो जाएगा, 12 6 72 बटे 18 4 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम 4 लिख सकते हैं। देखिए इसको फिर मिटाइए, तो ये आपका हो गया 4 ओम। 6 और 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 6 3 18 बटे 9, 2 ओम हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 ओम। अब देखिए आपको वी टेस्ट भी दिख रहा है, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। इसका मतलब यह जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ये 5वां रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना तो आसान हो गया। इस ऊपर वाले का 4 और 2 का क्या हो गया आपका 6 हो गया, नीचे वाले का क्या हो गया 6 हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल में, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो कितना हो जाएगा 36 बटे 12, 3 ओम आ गया आपका। बात समझ में आ गई। तो फिगर को आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इस तरह से आपका ये वी टेस्ट ब्रिज का सवाल है ये, ठीक है। इसमें कई सारे रेजिस्टेंस थे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन बेटा आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं थोड़े क्वेश्चन, ताकि वी टेस्ट ब्रिज की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये कुछ प्रिज्म के शेप में है। याद करिए प्रिज्म आप ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है सब R ही दिया है, ये है R, ये है R। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे R, और यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है, सॉरी यहाँ से आपका कुछ ऐसे फिगर, ठीक। और यहाँ ड्रॉ करिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है R और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है R, ठीक। ये पॉइंट आपको दे रखा है A और ये पॉइंट दे रखा आपका B। आपसे कह रहा है RAB निकालिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। RAB, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले यह रेजिस्टेंस तो मान लीजिए A और B के बीच में अटैच्ड है। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ और मान लूँ, X मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लूँ Y, तो देखिए यह रेजिस्टेंस A और Y में है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये X और Y में है, ये A और B के बीच में,
ये है एक्स और बी के बीच में। फिर आप इसको चेंज करिए, इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाइए। तो ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी पॉइंट। यहाँ कर लीजिए एक्स और इधर कर लीजिए आप वाई। ठीक है, आप यहाँ वाई मान सकते हैं, यहाँ एक्स मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ए और एक्स के बीच में जोड़िए, इसको काटते चलिए। ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स, ये है आर हो गया। ये है आपका एक्स और वाई के बीच में, ये रजिस्टर एक्स और वाई में आर हो गया। ठीक, यह रजिस्टर किस में, ए और वाई में, इसको काटिए। ए और वाई इधर आएगा आपका, ये आर हो गया। ये देखिए ए और बी के बीच में, इसको काटिए, ए और बी। अब इधर से नहीं आएगा, बाहर से जोड़ते हैं इसको। ए और बी से डायरेक्ट कनेक्ट है ये है आपका ए और बी, ये हो गया आर। अब ये है वाई और बी के बीच में, वाई और बी आपका ये हो गया आर, वाई और बी हो गया ये। और कौन सा बचा, ये है एक्स और बी के बीच में, देखिए आर है ये, एक्स और बी के बीच में ये कनेक्ट हो गया आर। सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। अब देखिए आसान हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें आर इंटू आर, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, ये पांचवा रेजिस्टेंस ख़त्म। अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R, और इसका 2R, फिर इसका आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो 2R और 2R का क्या हो जाएगा, R, और R के साथ जो है ये फिर किस में है, पैरेलल में। तो R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका देखिए सिंप्लीफाइड सर्किट का से कितना आसान हो गया। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखते हैं बेटा इस पर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर बैलेंस सिचुएशन में वीटस्टोन ब्रिज है तो एक तो डायगोनल में क्या लगाया था हमने, गैल्वेनोमीटर या अननोन रेजिस्टेंस था पांचवा, और एक में क्या लगी थी, बैटरी। अगर बैलेंस सिचुएशन में इनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें तब भी जो पांचवा रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये है कुछ, ये मान लीजिए आपका 5 ओम है, ये सपोज कर लीजिए आपका 6 ओम है, इसको कर लीजिए आप 3 ओम, 6 3 18, और यहाँ कर लीजिए मान लीजिए 9 ओम, यहाँ कर लीजिए आप मान लीजिए 2 ओम। बात समझ में आ गई। और ऐसे बैटरी आपने अटैच कर दिया मान लीजिए 10 वोल्ट की। बात समझ में आ गई। अब देखिए 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 हो गया, और ये 6 इंटू 3 18 हो गया। यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए इसके बैटरी और ये पांचवा जो रेजिस्टेंस है इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तब भी अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो ये रेजिस्टेंस किस में आप कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने जोड़ दिया 5 ओम का, और बैटरी अब आपने कहाँ कनेक्ट कर दी, इधर वाले इस डायगोनल में कनेक्ट कर दिया आपने। कुछ इस तरह से हो गया आपका फिगर, ये ठीक 10 वोल्ट की बैटरी थी। अभी भी क्या होगा, ये दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, अभी भी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हम बैटरी और पांचवें रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दें बैलेंस सिचुएशन में है अगर ब्रिज, तब भी पांचवें में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके वीटस्टोन ब्रिज पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद एक डिवाइस और आती है मीटर ब्रिज, जो कि बेसिकली वीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ठीक है, और आपको ICSE, CBSE और UP बोर्ड के बच्चों में इसको एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए लैब में भी आता है। तो आपको वीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया कि कैसे इस पर क्वेश्चन होंगे। अब आपको बताते हैं मीटर ब्रिज किस तरह से होता है और किस तरह से उसमें अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए मीटर ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीटस्टोन ब्रिज। किस पे बेस्ड है ये, वीटस्टोन ब्रिज पे।
ठीक है। देखिए कैसा होता है, लैब में आपने देखा होगा, एक लकड़ी का एक इस तरह से 1 मीटर का चौकोर शेप में ये बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 मीटर का वायर होता है, ये इसके 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहीं पे एक नीचे स्केल लगी होती है, यहीं पे आपका एक स्केल लगा होता है ताकि आप इसकी लेंथ को या नल पॉइंट्स को आप मेजर कर पाएँ। ये आपका क्या है, स्केल है। ठीक, पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना दे रहा हूँ क्योंकि उसी फिगर को ट्रांसफॉर्म किया गया है ये। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको क्या मैंने सिखाया था अभी, देखिए ये था, सारे पॉइंट्स देखिए वही पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, A B C D, यहाँ पे क्या था आपका गैल्वेनोमीटर था और यहाँ से आपकी बैटरी अटैच थी। ठीक, ये था फिगर, ये हमारा R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 है। ध्यान रखिएगा ये बेटा, ये रजिस्टर है। ठीक है, ये अब यहाँ से एक L शेप में कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे एक स्क्रू होता है कनेक्शन के लिए। वायर को एक स्क्रू आप खोलते हैं और वायर को इसमें अटैच करके फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, है ना। और एक इस आपका रेक्टेंगुलर शेप में कॉपर स्ट्रिप होती है ऐसे, इसमें 3 स्क्रू होते हैं ऐसे। ठीक, और एक यहाँ पे एल शेप में, इस शेप में कॉपर स्ट्रिप होती है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है। समझ में आ गई बात। यह जो आपका 1 मीटर का वायर है, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को आप C कहते हैं, और ये जो पॉइंट D, अभी आपको समझाते हैं, यही फिगर है ये। यहाँ पे बैटरी को अटैच करते हैं, ये पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ आपका की होता है और इस C पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि अभी आपको बताया R3 क्या होता था, नॉन रेजिस्टेंस होता था, ये है एक्चुअली में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जो कि आप लैब में रेजिस्टेंस कितना ओम सर्किट में आप दे रहे हैं वो आपको पता होता है, आप वहाँ से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे R3 को अटैच कर देते हैं, ये आपका पॉइंट्स हो गया R3, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं R4। हाँ, समझ में आ गई। ठीक है, या कुछ किताबों में P/Q = R/S लिखा होगा, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका अटैच हो गया। यहाँ से क्या करते हैं, इस जो आपका स्क्रू है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं और जॉकी, और यहाँ वायर के ऊपर, ये जो 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर जॉकी को स्लाइड करते हैं, और जहाँ पर आपको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वह क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सी पॉइंट कहते हैं, सॉरी बी पॉइंट है आपका, सी पॉइंट ऑलरेडी मार्क कर दिया। अब देखिए इस फिगर और इस फिगर में क्या फ़र्क है, सिर्फ वह क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में या दूसरे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया गया। यह R3 किसके, देखिए यहाँ R3 किसके किसके बीच में, A और D के बीच में। यहाँ देखिए ये पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इसके बीच में अटैच्ड है। फिर आपका R4 देखिए D और C में है, तो यहाँ पे भी R4 क्या है, D और C में है। अब बात करते हैं R1 और R2 की। ये बेसिकली इसको समझते हैं थोड़ा, यह R1 होता है इधर इतना लेंथ, और ये R2। समझिए है क्या, आप पुराना फार्मूला पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस R = क्या होता है, ρL/A। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक, रो किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो वायर लगा हुआ है बेसिकली ये तो चेंज नहीं करते हैं, ये तो आपका कांस्टेंट होता है। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ जब जॉकी को आप इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इस वायर के ऊपर, तो जॉकी को जब स्लाइड करते हैं तो इसको गैल्वेनोमीटर को देखते रहते हैं, और गैल्वेनोमीटर में जैसे ही आपको नो डिफ्लेक्शन का केस मिला, तो ये जो लेंथ है इतनी इधर वाली,
ये लेंथ आप मीटर इसके लगा होता है, मान लीजिए आपका L1 है, तो इधर वाली या L मान लीजिए, तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, चूँकि 1 मीटर का होता है, ये मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो ये L1 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 100 माइनस L। और अभी आपने पढ़ा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब अब ये व्हीट स्टोन या मीटर ब्रिज, अब ये क्या है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, अभी आपने बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4, ठीक। तो R1 ये आपका हो गया, R1 ही प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा आपका L, तो यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा L अपान 100 माइनस L इज इक्वल टू R3, है ना, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, अपान R4। अच्छा L तो आप यहाँ मीटर इसके लगा हुआ है, आप मेजर कर लेंगे, और इधर वाला आप 100 माइनस L कर लेंगे, ये निकल जाएगा। R3 आपका नॉन रेजिस्टेंस है, ये क्या आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, यह नॉन रेजिस्टेंस है। और आपको R4 बेसिकली इस रेजिस्टेंस का, आपको इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ से आपका R4 कैलकुलेट हो जाएगा। तो R4 का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, यहाँ से देखिए R3 100 माइनस L अपान L, तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया। ये फिगर है, इस तरह से ये वर्क करता है, और ये बेसिकली यही फिगर है, मीटर ब्रिज जो होता है वह व्हीट स्टोन ब्रिज के ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस पे चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम्स किस तरह के आते हैं। देखिए ये आपका एक फिगर दिया हुआ है बेटा, वही जो मैंने आपको फिगर अभी ड्रॉ किया था, कुछ इस तरह से है। ठीक, ये आपका वायर है, ये पॉइंट लिखा हुआ है इसको, और इस पॉइंट को B लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स है आपका अटैच्ड, और सेम फिगर वही जो आपको समझाया है वो दिया हुआ आपका, ठीक है। आपको एक रजिस्टर यहाँ पे अटैच्ड है R, और एक रजिस्टर यहाँ पे अटैच्ड है S, इसके साथ एक और अटैच्ड है कुछ 12 ओम का, ठीक। और ये आपका यहाँ से बैटरी कनेक्ट है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है, और फिर इससे आपका जॉकी अटैच्ड है। तो पहले केस में कुछ दे रखा, क्वेश्चन अभी आपको रीड कर देता हूँ, 40 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में दे रखा 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन ये, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक, फुल स्टॉप। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, सेकेंड केस में ऐड किया, पहले नहीं ऐड था 12 ओम। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, द नल पॉइंट आकर एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। पहले 40 सेंटीमीटर पर था, 12 सेंटीमीटर अटैच किया तो 50 सेंटीमीटर पर हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S, यह R और S की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, समझ में आ गई बात। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया L अपान 100 माइनस L इक्वल टू क्या बताया गया था यहाँ, R3 बाई R4, ये था, ये R3 था, और इधर क्या था, R4 था। पहले केस में जब ये 12 ओम रजिस्टर नहीं अटैच्ड है, सिर्फ ये R है और ये S है, तो पहले केस में नल पॉइंट कितने में मिला, 40 सेंटीमीटर में। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, L कितना हो गया 40, इधर का कितना हो गया 100 माइनस L 60 हो गया, 100 माइनस 40 करेंगे क्या आएगा 60 आएगा, और R अपान क्या आ जाएगा बेटा S। बात समझ में आ गई, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3।
तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2s इक्वल टू 3R इक्वल टू आपका आ गया 2s, या आप कर सकते हैं R इक्वल टू 2/3s। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। बात समझ में आ गई। अब सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है जब इस s के साथ पैरेलल में एक रजिस्टर और जोड़ दिया गया 12 ओम, तब जो नल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर है। अब दोबारा इसे अप्लाई करिए तो L की वैल्यू इस बार कितनी हो गई 50, और 100 माइनस L भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इक्वल टू R, ये तो यही रहा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे इस बार, तो ये दोनों पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू s अपॉन 12 प्लस s, यही तो होगा। ठीक, ये कैंसिल होके 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1 इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 12 प्लस s अपॉन 12s, या आप कह सकते हैं बेटा 12s इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 12 प्लस s। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। देखिए R और s में ये रिलेशन है और R और s में यह रिलेशन है। बात समझ में आ गई। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यूज़, इक्वेशन तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो R और s की वैल्यू आ जाएगी, R इक्वल्स टू यहाँ से 4 ओम और s की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 6 ओम। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे एक रजिस्टर दिया है बेटा, ये है, ये आपका 1 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया है, ये आपका 2 ओम दिया है और ये भी आपका 2 ओम दिया है, और यहाँ पे एक रजिस्टर अटैच्ड है आपका 2 ओम का। ठीक, ये पॉइंट आपका है A और ये पॉइंट आपका B। आपसे कह रहा है फाइंड RAB, ये आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो इसके बीच में एक वर्चुअल बैटरी अटैच कर लीजिए। यहाँ से वर्चुअल बैटरी ये आपने अटैच कर दिया, मान लीजिए 20 वोल्ट की। बात समझ में आ गई। अब देखिए बैलेंस नहीं है, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या आपका अनबैलेंस वीट स्टोन ब्रिज। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इस पॉइंट का, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा V होगा, इस पॉइंट का क्या होगा 0 होगा। ये भी आपका क्या है 0 है, ये आपका क्या है V है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, क्योंकि बीच में रजिस्टर ये है, इसमें करंट ये आएगी इस बार। अभी अगर बैलेंस होता तो इसमें करंट नहीं आती, इसका x है तो इसको मान लिए y आप। ठीक, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगा दीजिए। ठीक है, ये V वोल्ट है आपका। अच्छा, ये रजिस्टर किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, V माइनस एक्स। मान लीजिए यहाँ पे फाइनली करंट यहाँ आ रही है I1 और यहाँ पहुँची है I2, और टोटल सम क्या हो गया आपका I। यही तो I करंट आई गई होगी इसमें। बात समझ में आ गई। अब ज़रा देखिए इस पॉइंट पर x पे जब आप अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल, तो क्या लिखेंगे V माइनस एक्स। मतलब अगर मान लीजिए एक करंट ये जा रही है, एक इधर एक इधर एक इधर। अच्छा ध्यान रखिए, एक जंक्शन से दूर तीनों करंट बनाया है, हो सकता है कि यह आपका एक नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब करंट इधर जा रही होगी, बट डायरेक्शन हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तीनों डायरेक्शन हमें उससे दूर जाता हुआ माना है। मान लीजिए I1 करंट है, ये I2 और ये I3 है। सपोज कर लिए I1, ये आपका I2, ये I3 है। इधर I1 I2 मान लिए, तो इसको कुछ और कर लीजिए। I1 I2 हो चुका, I3, इसको मान लीजिए I4, ये I5। तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि तीनों करंट इससे दूर जा रही होंगी, एक करंट कोई ना कोई इधर आ भी रही होगी,
कम से कम। तो I4 की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का मतलब जो करंट हमने इधर सपोज किया है ये इधर होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही डायरेक्शन में जंक्शन से दूर जाती हुई सारी करंट को मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये करंट आपने इधर बनाया तो x माइनस वी आई इक्वल टू क्या होता है v बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वी हो गया, r कितना हो गया 1 ओम, प्लस यहाँ देखिए x माइनस 0 या इधर कर लिया आप x माइनस वाई अपान कितना हो गया 2, प्लस x माइनस 0 अपान कितना हो गया ये 2 ओम हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू क्या आपका आ गया 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, उधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x 3x 4x, ये हो गया 4x, और आपका यहाँ से आएगा 2v माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, यहाँ एलसीएम आएगा 2, तो 2x माइनस 2v हो गया, तो 2x 3x 4x हो गया, 2v हो गया, यहाँ आपका y इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब पहला जो इक्वेशन आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 4x माइनस वाई, अच्छा v तो आपने अटैच किया है, ठीक है, तो इसको राइट में कर लीजिए 2v, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक। अब इस y पॉइंट पे अप्लाई करिए, इधर इधर इधर, ठीक है, इस y पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, देखिए y माइनस वी अपान 2 प्लस y माइनस एक्स अपान 2 प्लस y माइनस 0 अपान 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा ये इक्वेशन देखिए, ये तो डिनोमिनेटर 2 ही है, तो y प्लस वाई 3y हो गया आपका, और यहाँ आपका आ गया माइनस एक्स, और ये आ गया माइनस v, तो इक्वल टू हो जाएगा v, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ आपका आया, देखिए इसमें 4 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ ताकि इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4x, तो माइनस 4x प्लस 13y 12y, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 13y माइनस 4 से इधर हो गया 4v इक्वल टू 4v, ये क्वेश्चन 2 बन गया आपका। अब इसको देखिए सॉल्व करना आपका आसान हो गया। अच्छा 1 मिनट, चलिए इसको रहने दे रहा हूँ, अभी ज़रूरत पड़ेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये कितना आ गया 11y इक्वल टू कितना आ गया 8v, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 अपान 11v, y आ गया आपका। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पुट कर दीजिए आप, x उधर आ जाएगा 3y माइनस v, तो 3y का मतलब कितना हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से देखिए x उधर ट्रांसपोज कर दिया तो 3y माइनस v, तो 3y का मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 24 अपान 11v, ठीक है, और माइनस v, तो ये आपका आ जाएगा 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 अपान 11v, ये आपका आ गया किसका x का, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यूज जो आ रही है, इक्वेशन तो बेटा सारी वैल्यूज डेटा ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशंस। x माइनस वी, पहला इक्वेशन का 4x माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 2v, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपका आएगा 3y माइनस वी इक्वल टू x, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 13 7y11, तो x की वैल्यूज़, 1 मिनट बेटा थोड़ी सी जगह बनाई है, कैलकुलेशन आपका कहाँ किया जाए। पहला इक्वेशन आपका आया था 4x, देखिए यहाँ 4x माइनस वाई इक्वल टू 2v। दूसरा इक्वेशन ये आया था आपका 3y माइनस एक्स, तो इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस 4x प्लस आपका 13y, नहीं 4 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12y इक्वल टू क्या हो गया आपका 4v हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आ गया 11y इक्वल टू 6v, सॉरी बेटा ये आपका 8v लिखा है 6v आएगा, है ना। तो ये 6v हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6 अपान 11
देखिए 6/11V, ये y की वैल्यूज आ गई, तो y की वैल्यू 6/11 यहाँ आया है ना बेटा। अब यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालेंगे x की वैल्यू आपका, तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखिए आपकी वैल्यूज, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो ये आपका y की वैल्यूज देखिए यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस v, तो 3 का मतलब 18 हो जाएगा, ये 18/11v माइनस v, तो ये कितना आ जाएगा 7/11v, ये आ गया x। अब आप इतना नोट करने के बाद देखिए इसको x और y की वैल्यूज मेनली लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यूज देखिए क्या आएगा। अब कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कम किया जा सकता है, देखो ध्यान से बेटा, x की वैल्यूज आपकी आई 7/11v और y की वैल्यूज आई 6/11v। बात समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा ध्यान से ये कैलकुलेशन, इसके बाद आपको निकालना क्या था, ये x और y आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई I, यही तो होगा। V तो आपको दे ही रखा है, और यहाँ पे I का मतलब क्या है, देखिए V/I1 प्लस I2। अब ये I1 यहाँ है और I2 यहाँ है, निकाल लीजिए, क्योंकि x और y की वैल्यू तो आपको पता ही चल गई। तो यहाँ V/I1 देखिए क्या आएगा बेटा, ये है I1, तो इसका मतलब x की वैल्यूज़ कितनी थी 7/11, तो I1 की वैल्यू हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 0 है। देखिए I1 की वैल्यू यहाँ निकाल दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, पता जाए कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए। यहाँ से I1 की वैल्यू आपकी होगी x माइनस 0, I इक्वल टू V/R होता है, तो x माइनस 0 अपान कितना ओम है, 2 ओम है ये आपका, तो x कितना आया 7/11 अपान 2 हो गया, तो इसका मतलब 7/22v हो गया I1 की वैल्यूज़। इसी तरह से I2 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, y माइनस 0, तो y की वैल्यूज़ कितनी आई, ये आया है अपान 2, तो 6/22v हो गया, I1 I2 आ गया, ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो I1 की वैल्यू हो गई 7/22v प्लस 6/22v। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, ये 22 एलसीएम ऊपर चला जाएगा और v तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 22v/7×6=13, 13v, v कैंसिल हो गया, 22/13 ओम ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। देख लीजिए, समझ में आ गई बात। तो अनबैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज थोड़ा टिपिकल है, अगर ये ऐसा बैलेंस होता तब तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहती, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बैटरी अगर दे रखी है, जैसे मैंने इधर रिजल्ट निकाला वी के टर्म में, मान लीजिए बैटरी की वैल्यू दे रखा आपका कुछ 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, तो यहाँ वी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। जनरल फॉर्मेट में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया वी टेस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक। 2 लेक्चर के बाद फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।